जहां एक तरफ होम मिनिस्टर अमित शाह की तरफ से एक हाई लेवल सिक्योरिटी मीटिंग दिल्ली में की जाने वाली है, वहीं पे जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी को मजीद बीफ अप कर दिया गया है। जगह जगह पे नाके हैं, मशकूक मूवमेंट्स को मॉनिटर किया जा रहा है, व्हीकल्स के डॉक्यूमेंट्स को चेक किया जा रहा है, जिन पे सस्पिशन होता है उनके आई कार्ड चेक किए जा रहे हैं, या उनके साथ जो बैगेज या लगेज है उसकी भी बाज़ाब्ता तौर पर चेकिंग की जा रही है। कोशिश यही की जा रही है कि आने वाले 26 जनवरी को जो तकरीबात जम्मू और यहाँ श्रीनगर में होने वाली हैं उसमें सिक्योरिटी के ग्रिड को मजीद मजबूत किया जाए, और इस ज़मीन में जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ की तरफ से लगातार मॉनिटरिंग चल रही है। और यौम जमहूरिया से पहले सिक्योरिटी इंतजाम सख्त किए गए हैं। इसी कड़ी में कुलगाम पुलिस ने काजीगुंड इलाके में जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे 44 पर चेकिंग और तलाशी मुहिम भी चलाई। इस दौरान गाड़ियों और राहगीरों की बारीकी से जांच की गई ताकि किसी भी मुश्तबा सरगर्मी पर नजर रखी जा सके और कानून इंतजाम बनाए रखे जा सके। पुलिस के एक अफसर ने बताया कि तलाशी मुहिम थाना इंचार्ज काजीगुंड सैयद नजीर अंद्राबी की क़यादत में चलाई गई। उन्होंने कहा कि जिले के ओवरऑल सिक्योरिटी सूरत हाल पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है और सीनियर पुलिस अफसर खुद हालात पर नजर बनाए हुए हैं ताकि यौम जमहूरिया के मौके पर आम लोगों के लिए महफूज माहौल को यकीनी बनाया जा सके। तो इस वक्त कुछ अहम खबरें हैं, खासतौर पे जम्मू कश्मीर के हवाले से। जम्मू कश्मीर के अंदरून सिक्योरिटी और हाई लेवल की जो मीटिंग आज हुई है, खासतौर पे अमित शाह की सदारत में, और जम्मू कश्मीर के जितने भी सीनियर लीडरान हैं और अलग अलग एजेंसियों के अफसरान हैं, वो सभी के सभी इस मीटिंग में शामिल हुए हैं। और 2026 वो तारीख रखी गई है, वो साल रखा गया है जहां पे दहशतगर्दी को जड़ से खत्म करना है और सरहद पर घुसपैठ को बिल्कुल ही जड़ से मिटा देना है। इन तमाम तर चीजों के अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जिसके बारे में आज मीटिंग में बातचीत हुई। मीर उमर हमारे साथ ग्राउंड से जुड़े हुए हैं। मीर, क्या कुछ था इस मीटिंग का मकसद और क्या कुछ पॉलिसी अपनाई जाने वाली है 2026 के अंदर? वेल देखिए, सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से ये काफी अहम मीटिंग मानी जा रही है और इनफैक्ट अगर आप देखिए तो 2025 में भी कई सारी सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग्स ली गई, लेकिन इनिशियली आज 2026 में ये हमें सबसे बड़ी और पहली जो साल के बिल्कुल शुरुआत में ही मीटिंग ली गई है। इस हवाले से ऐसा अंदाजा जो एक्सपर्ट्स हैं उनका मानना है कि ये पूरे साल का एक स्ट्रैटेजी जो है, खासतौर पर सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से अगर हम देखते हैं तो इसको जो है पूरा मैकेनाइज किया जा सकता है। इसके लिए कई सारी स्ट्रैटेजीज को फॉर्मुलेट किया जा सकता है और प्रीवियसली किस तरह से डेवलपमेंट्स रही हैं सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव के हवाले से अगर हम देखें तो उन सभी चीजों के हवाले से जो इस मीटिंग में जो है बातचीत करने की गुंजाइश देखी गई है। और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि नॉर्थ, अगर हम जम्मू रीजन की बात करें, चाहे हम डोडा की बात करें, किश्तवाड़ की बात करें, उधमपुर की बात करें, जो रिसेंटली हमें कुछ सूरत हाल देखने को मिली है। कुछ प्रोन एरियाज हैं जहां पे जैसे ही वेदर में कुछ चेंज हमें देखने को मिलती है, बर्फबारी की सूरत हाल देखने को मिलती है, या अगर हम नॉर्थ कश्मीर की भी बात करें तो जैसे ही बर्फ होती है तो उसमें इन्फिल्ट्रेशन की काफी ज्यादा गुंजाइशें बढ़ जाती हैं। तो इन सभी चीजों को मद्देनजर रख के ना सिर्फ विंटर की प्रिपरेशंस को मद्देनजर रखा जाएगा, बल्कि साथ साथ जो पूरे इस साल की जो एक स्ट्रैटेजिक जो प्लानिंग जो है उसके हवाले से भी जो है इस मीटिंग में बातचीत की जा सकती है। साथ साथ अगर आप देखें तो जिस तरह से कई सारी सिक्योरिटी एजेंसीज यहाँ पे मल्टीपल ऑपरेशंस चला रहे हैं, चाहे हम सर्च की बात करें, रेड्स की बात करें, एनआई की तरफ से, एसआई की तरफ से, सीआईडी की तरफ से या सीआईडी की तरफ से, कई सारी एक्टिविटीज यहाँ पे की जा रही हैं जहाँ पे हर मुमकिन कोशिश की जा रही है ना सिर्फ ओजीडब्ल्यूज पे जो है पूरा काबू पाया जाए, बल्कि साथ साथ जो इन्फिल्ट्रेशन के जो पहलू जो है, चाहे हम एलओसी की बात करें या इंटरनेशनल बॉर्डर की बात करें, उन सभी रिमोट एरियाज को भी इस मीटिंग में जो है ऑन टेबल लिया जा रहा है और उस पर भी डिस्कशंस किए जा सकते हैं। आपने देखा होगा कि रिसेंटली अगर आप पिछले हफ्ते की बात करें तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से भी कई सारे जो स्ट्रैटेजिक प्लानिंग जो है वो हमें बॉर्डर लाइन एरियाज पे देखने को मिली। उनको और ज्यादा मजबूत किए जाने की जो है वो एक सूरत हाल जो है वो पैदा की गई है। और साथ साथ जो हम इंटर लोकेशन की अगर हम बात करते हैं, जब हम बॉर्डर लाइन एरियाज से अंदर आते हैं तो जो इंटरनेट हमारे एरियाज हैं, डिस्ट्रिक्ट्स हैं, चाहे हम श्रीनगर की बात करें, कुलगाम की बात करें, जहां पे हमें ज्यादा नेशनल हाईवे की क्रॉसिंग देखने को मिलती है, इन सभी एरियाज को आइडेंटिफाई करके वहां पे सिक्योरिटी ग्रिड को बहुत ज्यादा मजबूत करने की कोशिश की जा रही है। कई सारे तरीके इस्तेमाल किए जा रहे हैं, चाहे हम साइबर सर्वेलेंस की बात करें, ड्रोन्स की बात करें, डॉग स्क्वाड्स की बात करें, और टनल्स पे स्नाइपर्स की बात करें जो कि एक्सपर्ट्स हैं इस मामला में टारगेट करने में।
तो किसी भी तरीके से कोशिश यही की जा रही है कि हर एक पहलू को जेर गौर रखा जाए, मद्देनजर रखा जाए। और जिस तरह से एक एक्सपेक्टेशन है कि 2026 में हमें बिल्कुल जीरो टेररिज्म जो है जम्मू कश्मीर में देखने को मिलेगा, और इस मुकम्मल खात्मे के लिए अगर आप देखें तो 1 ईयर की स्ट्रैटेजी बनाई जा सकती है कि इस बरस में किस तरह से इस सारी चीज की जो हिकमत अमली है वो बनाई जा सकती है, ताकि हम 2027 में 100% डिक्लेयर कर पाए कि ना यहाँ पे किसी भी तरीके से कोई इन्फिल्ट्रेशन की कोई गुंजाइश है, ना हमें इंटरलोकेशन में कहीं पे भी कोई मूवमेंट की एक जो पॉसिबिलिटी जो है वो देखने को मिलेगी। और साथ साथ जिस तरह से अभी करंटली हमारे पास यौम जमहूरिया जो कि है जो 26 जनवरी को आने वाला है, तो उसके ज़िमन में भी सिक्योरिटी के जो पहलू जो है वो काफी ज्यादा बीफ अप नजर आ रहे हैं। हमें मल्टीपल लोकेशंस पे आज जो है सिक्योरिटी के नाके लगते हुए नजर आए, जहां पे सस्पिशंस कहीं पे भी अगर कोई भी एक्टिविटी नजर आती है या कोई ऐसा शख्स नजर आता है तो उसके जो आई कार्ड्स हैं, उसकी जो डिटेलिंग है वो पूरी वो तरह फिलहाल से चेक की की जा रही है, और तो ठीक है, ये ज़रूरी भी है मीर। इसके अलावा फिलहाल चूंकि मैं जम्मू कश्मीर के अंदरूनी मामलात और उसकी सिक्योरिटी के हवाले से भी आपसे पूछूंगा, मैं समझने की कोशिश करूंगा अभी फिलहाल कि 2025 में इतनी ज़्यादा एजेंसियां या सिक्योरिटी की जो पूरी की पूरी टीम रही है वो लगातार जम्मू कश्मीर के अंदर अमन की सूरत हाल बरकरार रखने की कोशिश में लगी रही है। क्या आपको लगता है कि 2025 में 2024, 23, 22, 21, 20, 19 के मुकाबले में 2025 के अंदर दहशतगर्दी के मामलात में कमी आई है, या किसी भी तरीके से उसमें उछाल आया है, या कोशिश की गई है तो किसी हद तक कामयाबी मिल पाई है? अब देखिए, इसमें किसी भी तरीके से ये नहीं कह सकते कि किसी भी हद तक कामयाबी, बल्कि हम ये कहेंगे कि जिस तरह से अभी जो हमारे पास अगर हम इस बरस की बात करें, 2025 की बात करें, आपको बहुत सारी डेवलपमेंट्स जो है जम्मू कश्मीर पुलिस के हवाले से देखने को मिलेंगी, या सीआरपीएफ की एक्टिविटीज के हवाले से देखने को मिलेंगी, जिसके अलग अलग पर्सपेक्टिव्स है। एक सिक्योरिटी का पर्सपेक्टिव है और दूसरा सोशल वेलफेयर का एक पर्सपेक्टिव है। हम दोनों पहलुओं के बारे में बात कर सकते हैं, लेकिन पहले सिक्योरिटी रिव्यू की अगर बात करें तो आपको यहाँ पे हंड्रेड्स ऑफ इस तरह के जो है रिपोर्ट्स देखने को मिलेंगी, जहाँ पे जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से रेड्स की गई और बड़े पैमाने पे रेड्स की गई। इनफैक्ट अगर आप देखें तो 2025 में 2 बड़े इंसिडेंट सिक्योरिटी के हवाले से हुए, चाहे हम उसमें पहलगाम की बात करें या दिल्ली ब्लास्ट की जो कनेक्टिविटी है वो हमें जम्मू कश्मीर के साथ जुड़ती हुई, जिसमें कई सारे डिटेंशन हमें देखने को मिले, अरेस्ट हुए। इससे पहले अगर हम पहलगाम इंसिडेंट की बात करें तो वो भी एक बहुत बड़ा एक सिक्योरिटी चैलेंज था। लेकिन जिस तरह से ना सिर्फ जम्मू कश्मीर पुलिस ने उसमें एग्जीक्यूशन की, बल्कि एनआईए ने भी जिस तरह से उसमें अपना एक रोल अदा किया, क्योंकि एनआईए के पास लेटर ऑन वो इन्वेस्टिगेशन चली गई, लेकिन कोशिश की गई कि जैसे ही उन लोगों को आइडेंटिफाई किया गया, उन तीनों मिलिटेंट्स को जो है, टेररिस्ट को जो है न्यूट्रलाइज कर दिया गया, और उसके बाद जो उनकी कनेक्टिविटी जो है, जो भी बिलोंगिंग्स थी, उनको भी एसरटेन करके, चाहे हम ओजीडब्ल्यूज की बात करें या उन सपोर्टर्स की बात करें जिन्होंने उस टाइम पे उनको लॉजिस्टिक सपोर्ट दिया था, उनको भी अरेस्ट किया गया, उन पे भी कानूनी कार्रवाई चल रही है, जिनके चार्जशीट रिसेंटली जो है एनआईए की तरफ से पेश किए गए। उसके बावजूद अगर आप देखें तो श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में ही करीबन रिसेंटली, ये पिछले महीने की बात है, एटलीस्ट 100 से ज्यादा ओजीडब्ल्यूज के साथ जो कनेक्टेड लोग हैं उनकी यहाँ पे हमें डिटेंशन देखने को मिली। इससे पहले अगर हम कुलगाम की बात करें, वहां पे भी हो। उससे पहले अगर हम बात करें तो पुलवामा का एरिया है, शुपियान का एरिया है, अनंतनाग का है, जहां पे मल्टीपल लेवल पे जो रेड्स जो है, चाहे हम एसआई की बात करें, सीआईके की बात करें, मल्टीपल तरीके से जो है कोशिश की गई कि जहां जहां पे भी इनके रूट्स जो है बिलो द ग्राउंड छुपे हुए हैं, या बिहाइंड द कर्टन एज अ ओजीडब्ल्यू या हाइब्रिड मैनर में ये काम कर रहे हैं, इनको सरफेस करके इनके साथ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। आपने देखा होगा कि जो पहलगाम इंसिडेंट के साथ जो लोग जुड़े हुए थे, उनके जो प्रॉपर्टीज है वो बिल्कुल डिमोलिश की गई। कहीं पे कोई सूरत नहीं रखी गई कि कहीं पे कोई और उसकी एक पनपने की जो गुंजाइश है वो रखी जाए। तो कई सारे तरीके से इस वक्त यहाँ पे ना सिर्फ सिक्योरिटी एजेंसीज इस पे काम कर रही है, बल्कि जम्मू कश्मीर पुलिस की भी बात करें तो हर एक वो एक तरीका, जो एक हिकमत जो है वो इस्तेमाल की जा रही है। और इसमें एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपके साथ टच कर रहा था, इसमें सोशल फैब्रिक की भी कहीं ना कहीं पे बात आती है कि जहां पे भी ये सिचुएशन होती है वहां पे लोगों का सपोर्ट जो है वो डेफिनेटली देखने को मिल रहा है। वो एक सबसे बड़ा रीजन है, और उसकी सबसे बड़ी प्रेजेंस ये है कि आपको किसी भी जगह पे कहीं पे भी कोई रद्द अमल जो है लोगों का देखने को नहीं मिलेगा। इनफैक्ट लोगों का सपोर्ट इन एक्टिविटीज के हवाले से देखने को मिल रहा है कि जहां पे भी चाहे कोई भी इंटेलिजेंस एजेंसी या जो कोई भी सिक्योरिटी एजेंसी कहीं पे किसी
ऐसे टेररिस्ट के खिलाफ, ऐसे किसी भी शरपसंद अनासर के खिलाफ जब कोई कार्रवाई करते हैं तो वहां पे लोगों की अप्रिसिएशन मिलती है। ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और लोगों का वेलकम इस चीज के लिए होना ऑब्वियसली ये इस बात का साफ तौर पर एक प्रतीक है कि आने वाला जो साल है, जिस जो करंटली हम डेफिनेटली कहेंगे कि 2026 की अगर हम बात कर रहे हैं, तो इसमें हमें लार्जर स्केल पे जहां पे सिक्योरिटी काम कर रही है वहीं पे लोगों का भी एक बड़ा रोल जो है इसमें जो है क्लोजनेस के साथ देखा जा रहा है। अब जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से दो बड़ी स्ट्रैटेजीज हमें 2025 में देखने को मिली। जो एक थाना दिवस का एक प्रोग्राम जो है लगातार चलाया गया, पब्लिक के साथ जो एक कम्युनिकेशन जो है उसको डेवलप किया गया, लोगों ने पुलिस की एक्टिविटीज को सपोर्ट किया, उन्होंने अंडरस्टैंड किया कि बेसिकली ये सोसाइटी में किस तरह से पुलिस अपना रोल अदा कर रही है और एक आम नागरिक का उसमें अपना क्या रोल है, उसको वो कैसे सामने रख सकते हैं, वो सारी चीजें। साथ साथ अगर आप देखें तो ड्रग्स जो कि एक नार्कोटिक्स का एक सिस्टम जो यहाँ पे बना हुआ था, आप देखेंगे कि वो एक कहीं ना कहीं पे आप इख्तितामी सूरत हाल पे है, जहाँ पे जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से हर रोज एटलीस्ट अगर आप देखें तो एटलीस्ट 5 ऐसी रिपोर्ट्स हमें देखने को मिलती है जहाँ पे इस नार्कोटिक्स के साथ जो वाबस्ता लोग हैं, चाहे हम पेडलर्स की बात करें, सप्लायर्स की बात करें, इस माफिया के साथ जो लोग जुड़े हुए हैं, उनकी प्रॉपर्टीज को विद प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन और इन लीगल मैनर में उनकी प्रॉपर्टीज को सीज की जा रहा है, जिससे एक सोसाइटी में एक मैसेज जा रहा है कि किसी भी शख्स को ड्रग्स में इन्वॉल्व होने की कोई भी गुंजाइश नहीं है, क्योंकि उसकी वजह से पूरा वो एरिया भी शर्मिंदा हो जाता है, उनकी फैमिली पे भी असर पड़ता है। तो ये जो एक सेंस एक सिविक सेंस जो डेवलप करने की लगातार पुलिस कोशिश कर रही है, उसमें भी बड़ी अचीवमेंट यहाँ पे मिल रही है, जिसकी वजह से हमें कहीं ना कहीं पे अब इस सूरत हाल में एक काबू की जो एक सिचुएशन जो है वो डेफिनेटली कंट्रोल्ड देखने को मिल रही है। लेकिन अभी कहीं ना कहीं पे अगर कोई भी ऐसा शरपसंद अनासर है जो चाहता है कि यहाँ पे जो एक पीसफुल एटमॉस्फेयर जो है, जो डेवलपमेंट का एक सूरत हाल जो यहाँ पे बनी हुई है, उसमें अगर वो रखना डालने की कोशिश बिल्कुल करें, बड़ी तो बात यह है कि जो चीजें आपने कही कि अवाम का जो जहन है और खासतौर पे जम्मू कश्मीर की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए अवाम की कोशिशें और उनकी पहल, ये सबसे बड़ी कामयाबी। और यकीनन 2026 में इन तमाम तर चीज़ों को भी एजेंसियां सामने में रखेंगी और अवाम की मुश्तरका कोशिशों का नतीजे में जम्मू कश्मीर के अंदर जो अमन का पैगाम आम हुआ है, ये बहुत बड़ी बात है। एक चीज़ जो अभी हाल फिलहाल में हमने VPN के हवाले से देखा, उसके अलावा सिक्योरिटी के अलग अलग चेक पॉइंट्स बनाए गए और अभी भी कई इलाके में सर्च ऑपरेशन और अभियान वगैरह चलाए जा रहे। माफ कीजिएगा 2026 के अंदर 26 जनवरी को जब यौम जमहूरिया के परेड्स होंगे, प्रोग्राम होंगे, क्या इस हवाले से भी कोई सिक्योरिटी के इंतजाम स्पेशली देखने को मिल पा रहे हैं? अब देखिए, इसमें एक बहुत ही एक इम्पोर्टेंट चीज है, एक ऐसा नुक्ता है जिसको हमें हाईलाइट करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। एक टाइम था जब यहाँ पे 26 जनवरी के हवाले से, यौम जमहूरिया के हवाले से जब तकरीबात होती थी, तो हमें यहाँ पे इंटरनेट पे कदगन देखने को मिलती थी। लेकिन आज की डेट में और जो एक उसमें जो एक प्रेजेंस है या जो पार्टिसिपेशन है, लोगों की बहुत कम देखने को मिलती थी। लेकिन अब सूरत हाल यहाँ पे ये पहुंची है कि उस डेट पे किसी भी जगह पे इंटरनेट की ब्लॉकेज नहीं होती है। सबसे बड़ी डेवलपमेंट ये है। दूसरी बड़ी चीज जो हमें देखने को मिलती है कि जब भी यौम जमहूरिया का या इंडिपेंडेंस डे का अगर हम दिन देखते हैं, यहाँ पे सीट्स की कैपेसिटी फुल हो जाती है। लोग बाहर सड़कों पे इंतजार करते हैं कि कब उनको मौका मिले कि वो उस यौम जमहूरिया के तकरीब में अपनी शिरकत करें। ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है जो हमें सिक्योरिटी के हवाले से यहाँ पे देखने को मिली है और ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है कश्मीर के सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से। अगर आप देखें तो उसमें डेफिनेटली चाहे हम LG एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें और जम्मू कश्मीर पुलिस की स्ट्रैटेजीज और उनको एग्जीक्यूट करने की बात करें और लोगों का एक माइंडसेट तब्दील होना, चेंज होना, इस बात की साफ तौर पर गवाही देता है। और अगर हम आज की सिक्योरिटी के हवाले से देखें तो ये जो सिक्योरिटी के ग्रिड हमें देखने को मिल रहे हैं, ये पब्लिक की सेफ्टी के लिए है, बल्कि पब्लिक पे शक नहीं हो रहा है, बल्कि जो लोग इन जनरल पब्लिक में छुपे हुए हैं, चाहे OGWs की बात करें, उन टेररिस्ट की बात करें जो कि हाइब्रिड मैनर में यहाँ पे काम करते हैं, क्योंकि हमें व्हाइट कॉलर के भी कई सारे लोग रिसेंटली दिल्ली ब्लास्ट में कनेक्टिव होते हुए नजर आए। तो उन लोगों पे जहां पे भी कोई सस्पिशियस कोई इस तरह की एक्टिविटी, कोई सस्पिशियस कोई शख्स ऐसा जहां पे उसको आइडेंटिफाई किया जाता है, उस पे पर्टिकुलरली उस वक्त वो एक्टिविटी की जाती है, उस लोकेशन पे वो एक्टिविटी की जाती है जहां पे कुछ इनपुट मिलता है। लेकिन लार्जर लेवल पे अगर आप देखें तो जम्मू कश्मीर काफी ज्यादा पीसफुल एटमॉस्फेयर में अपनी अभी जिंदगी बसर कर रहा है। लोग अपने फ्यूचर को लेकर गामजन है। लोग अब गवर्नमेंट से डिमांड कर रहे हैं कि उनके लिए अब रोजगार के एवेन्यू क्रिएट किए जाए। एक जमाना ये था कि यहाँ पे हड़तालों के लिए
जो है लोग एक्सपायर होते थे, लेकिन आज जो एक मॉडिफिकेशन या जैसे हम एक चेंज कहेंगे, एक तब्दीली कहेंगे लोगों के माइंडसेट में, वो हमें ग्राउंड लेवल पे देखने को मिलती है। मतलब साफ है कि जहां पे हम स्टक थे सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से या दहशतगर्दी के हवाले से, हम उससे उभर चुके हैं। अब तरक्की के नए बयार की जरूरत है और नए माहौल क्रिएट करने की जरूरत है, क्योंकि जहां पे तरक्की रुक गई थी, जिन प्रॉब्लम्स का हम सामना कर रहे थे, अब उससे हम उभर चुके हैं। तो नए सिरे से जम्मू कश्मीर की तरक्की के लिए ही अब आम आवाम, सरकार और एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ, खासतौर पर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की तरफ निगाहें उठाए हुए है, और यही वो चीज है जहां से 2026 में शुरुआत की जा सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया बेहतरीन मालूमात और अपडेट्स के लिए उमर। अब बात कर लेते हैं वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस की मान्यता रद्द होने पर अफसोस का इजहार करते हुए जिन बुनियाद पर एनएमसी ने यह फैसला लिया उसके लिए जिम्मेदार लोगों की जिम्मेदारी तय करने की बात कही। उन्होंने जम्मू में एक प्रोग्राम के दौरान, जो कि ई पाठशाला प्रोग्राम हुआ था, लॉन्चिंग के बाद सहाफियों से बातचीत की। वज़ीर आला ने कहा कि जो लोग इसका जश्न मना रहे हैं उन्हें इसके नताइज पर, आउटपुट पे, रिजल्ट पर गंभीरता से सोचना चाहिए। उन्होंने कहा कि सियासी मफाद के लिए कुछ पार्टियां और तंजीमें जम्मू के बच्चों का मुस्तकबिल तबाह कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि कॉलेज में ज़ेर तालीम तलबा को दूसरे मेडिकल कॉलेज में दाखिला दिलाना सरकार की जिम्मेदारी है, और ख़ास तौर पर सुपर न्यूमरेरी के तहत इन तलबा को उनके घर के करीब के मेडिकल कॉलेज में दाखिला कराया जाएगा। इन बच्चों को जैसे ऑर्डर आया है, इन्होंने नीट के एग्जाम जो है पास कर लिए हैं, इनका मेरिट है, इनको अब एडजस्ट करना कानूनन हमारी जिम्मेवारी है, और इनको जो इनके घर के सबसे नज़दीक मेडिकल कॉलेजेस हैं, हमारी कोशिश रहेगी कि वहाँ इनको जो है सुपर न्यूमरी सीट्स कायम करके इनको हम एडजस्ट कर देंगे, ताकि इनकी तालीम पे कोई असर ना पड़े। इनको एडजस्ट करना हमारे लिए कोई मुश्किल काम नहीं है, हम कर लेंगे। लेकिन इस मेडिकल कॉलेज को बंद करके जो आगे जाके बच्चों के मुस्तकबिल के साथ खिलवाड़ हुआ है, उस पर भी हमें सोचना चाहिए। 50 सीटों में से 40 जो हैं वो मुस्लिम बच्चे ले गए, जिस पे आपको एतराज हुआ। कल को जब आहिस्ता आहिस्ता इस कॉलेज की सीटों की तादाद बढ़ाई जाती, 400-500 सीटों पे पहुंच जाते हैं, मुमकिन है आगे जाके 250-300 बच्चे जो हैं यहाँ जम्मू के होते हैं। अब वो कहाँ जाएंगे? पूरे मुल्क में लोग मेडिकल कॉलेज के लिए तरसते हैं। हम ही एक जगह हैं जहां अच्छा खासा बना बनाया मेडिकल कॉलेज हमें मिला और हमने एहतजाज करके उसको बंद करा दिया। इंस्पेक्शन किया किसने? और अगर किया था तो पास कैसे हुआ? ये लोग जश्न मना रहे हैं, लेकिन आप लोग सवाल कर नहीं रहे हो। आपको पहले तो उस यूनिवर्सिटी के जो उनके जो ऑफिस बेरर्स हैं, ऊपर से लेके नीचे तक, आपको उनसे पूछना चाहिए कि आखिरकार अगर आपने मेडिकल कॉलेज बनाया तो वो इंस्पेक्शन में पास क्यों नहीं हुआ? फिर तो ये और अफसोस की बात है। इस यूनिवर्सिटी को हेड कौन करते हैं? यूनिवर्सिटी के चांसलर कौन है? कहीं ना कहीं आपको उनसे भी फिर सवाल करना चाहिए। मेरे यहाँ तो आप पहुंच जाते हो सवाल करने के लिए, जरा वहां भी डेरा जमा के सवाल करिए ना, कि अगर आज बीजेपी इस बात पे खुश है कि यूनिवर्सिटी ने अपने स्टैंडर्ड्स मेंटेन नहीं किए, अगर स्टैंडर्ड्स मेंटेन नहीं किए तो इसके लिए कसूरवार कौन है और उनके खिलाफ कार्रवाई क्या की जाएगी? क्योंकि चलिए इन 50 बच्चों को हम एडजस्ट कर देंगे, लेकिन जो आगे जाके नुकसान हुआ है बच्चों के मुस्तकबिल का, उसके लिए कोई ना कोई तो जवाबदेह होना चाहिए। तो फिलहाल जो इल्ज़ामात हैं ख़ासतौर पे सियासी लीडरान के अपने अपने हिसाब से हैं, लेकिन इसमें एक बड़ा मसला तो ये ज़रूर है कि जम्मू कश्मीर के अंदर कटरा माता वैष्णो देवी मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस, जिसका बड़ा नुकसान हुआ है क्योंकि एनएमसी के ज़रिए ये मुहर बहुत मुश्किल से मिलती है। फिलहाल क्या रद्द अमल है लोगों का जिनके बच्चे ख़ासतौर पर मेडिकल में पढ़ रहे थे या पढ़ते हैं, ये जानने के लिए ग्राउंड पर उतरते हैं। ख्वाहिश हमारे साथ जुड़े हुए जम्मू से। ख्वाहिश, क्या कुछ है लोगों का रद्द अमल? आम तौर पर आम लोग क्या सोच रहे हैं इस सिलसिले में?
देखिए अगर हम आम लोगों की भाषा की बात करें तो आम लोग देख रहे थे कि इस पूरे विषय पर काफी सियासत हुई है। और अगर हम लोगों की भावनाओं की बात करें तो उन्हें ये लग रहा था कि यहाँ पर जिस तरह से ये जो बात उठाई गई है, कहीं ना कहीं जम्मू के साथ लंबे वक्त से डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, कहीं ना कहीं एक और डिस्क्रिमिनेशन का एक रास्ता बनता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अंदर की बातें कुछ और थी। हालांकि जिन बच्चों ने क्वालिफाई किया था उनके लिए एक ही मेडिकल कॉलेज था जहाँ पे उन्होंने पढ़ना था, जहाँ से उन्होंने डिग्री हासिल करनी थी और आगे डॉक्टर बनना था। उन्हें नहीं पता था कि यहाँ का क्या सिचुएशन है, क्या यहाँ का अभी जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्योंकि ये पहला बैच शुरू होना था। अब यहाँ पे साफ तौर पे जिस तरह से नेशनल मेडिकल काउंसिल ने जो है वो जिस तरह विजिट किया और चीजों को देखा और कई सारी चीजों को जो यहाँ पर कमियां पाई गई, वो उसके बाद इसने तर्क दिया कि ये बच्चों के पढ़ने लायक कभी नहीं था। तो कहीं ना कहीं अगर हम संघर्ष समिति की बात करें, संघर्ष समिति का ये कहना है जिन बच्चों ने यहाँ पे एडमिशन ली, चाहे वो कश्मीर के थे, जम्मू के थे, कहीं ना कहीं उन्हें इस चीज के लिए बहुत ज्यादा शुक्रगुजार होना चाहिए कि ये मुद्दा बना, ये संघर्ष समिति बनी, लोगों ने विरोध किया और तब जाकर के श्री माता वैष्णो मेडिकल कॉलेज की असल जो स्थिति है वो बच्चों के क्लासेस लगने से पहले ही पता चलती। और अगर यही बच्चे कल यहाँ पढ़ रहे होते, यहाँ पे इनको अच्छी फैकल्टी नहीं मिलती, यहाँ पर अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिलता, यहाँ पे उस तरह के पेशेंट्स नहीं थे जहाँ पर डॉक्टर्स तैयार किए जाते हैं, तो आखिरकार ये बच्चे किस तरह से तैयार होते, किस तरह से इनकी डिग्री होती, किस तरह से ये डॉक्टर बनते और क्या कुछ काबिल डॉक्टर बनते, जैसे कि यहाँ पर बाकी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जो बच्चे डॉक्टरी कर रहे हैं उस स्तर के बच्चे पढ़ते, क्योंकि यहाँ पर तो इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं था। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात थी, इतना बड़ा ग्रुप हो था और यहाँ पर कहीं ना कहीं नेशनल मेडिकल कमीशन पर भी सवाल उठे, बड़े सारे राजनीतिक गलियारों में ये सवाल उठाए गए कि जब इसका एफिलिएशन दिया गया था तो तब क्या विजिट नहीं किया गया था कि ये इसका बचपन कितना तैयार है, इनके पास किस तरह की फैकल्टी है, इसका इनके पास यहाँ पर जो टीम है वो कितनी बेहतर है, इस चीजों का आकलन नहीं किया गया था, तब कैसे एफिलिएशन दिया। तो ये कहीं ना कहीं इसको लेकर सवाल भी उठ रहे थे। लेकिन संघर्ष समिति इस तरह से कह रही थी और उसके साथ ही ये बातें जब लोगों को मिले ठीक है, लेकिन जो की पर्टिकुलर बात करें तो उनके लिए यहाँ पर वो सियासत का एक मुद्दा बन गए और कहीं ना कहीं उनको अंदर से ये भी घबराहट थी कि हमारे भविष्य क्या होगा। लेकिन अब सरकार और मेडिकल कॉलेजेस में अकोमोडेट कर देगी जो उनके घरों के पास, यानी कि जिस जिले में वो रहते हैं, अगर वहाँ पे मेडिकल कॉलेज अब फीस क्रिएट की जाएगी बच्चों को वहाँ पर पढ़ने के लिए जो है आगे भेजा जाएगा, यानी कि उनका साल बर्बाद नहीं होगा, उनका वक्त बर्बाद नहीं होगा। हालांकि उन्होंने एक राजनीतिक एक गलियारा देख लिया, एक राजनीतिक पूरा विषय देख लिया, कुछ विषय में खुद को इन्वॉल्व पाया हुआ देख लिया, तो उनके लिए कहीं ना कहीं एक सेटबैक, कहीं ना कहीं मानसिक जरूर उनको प्रताड़ना हुई होगी इस दौरान जिस समय ये पूरा मुद्दा चल रहा था। लेकिन अगर लोगों के पर्यटक पीछे बात करें और जिस तरह से बयान आपने देखा कि उमर अब्दुल्ला की तरफ से आए, उन्होंने कई सारे प्रश्न खड़े कर, उन्होंने कई सारी चीजों को लेकर इस तरह से बयान किए, कई लोगों की भावनाएं भी आहत हुई। हालांकि मुख्यमंत्री के तौर पर उन्हें उस तरह की बातें नहीं कहनी चाहिए थी और कहीं ना कहीं उन चीजों से संघर्ष समिति की भावनाओं के साथ जब और लोगों का जुड़ाव हुआ, जब मुख्यमंत्री के बयान आए, जब कश्मीर सेंट्रिक लीडर्स के बयान आए, तो उससे दोनों हितों में कहीं ना कहीं और जो एक आप कह सकते हैं लंबी लकीर खींचती हुई नजर आई और उसी के बीच में सियासत भी पटती, उसके बीच में सबने अपनी सियासी रोटियां भी सेकी और उसके बीच में ही एक सियासी आप कह सकते हैं कि एक एजेंडा तैयार हो गया। तो वो एक बड़ा आप कह सकते हैं कि इशू बन गया, जो उसकी माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज जो सीट विवाद उसको लेकर सामने आया। लेकिन अब जिस तरह से आवाज उठना शुरू हुई, कांग्रेस कह रही है कि कॉलेज को आप मान्यता रद्द नहीं चाहिए, कॉलेज चलता रहना चाहिए और इसको आप इसमें जो है माइनॉरिटी स्टेटस का जो है से इसमें फायदा बच्चों को दे दिया जाए, ये मेडिकल कॉलेज चलते रहना चाहिए। अगर ये मेडिकल कॉलेज बनाया गया है तो ये सारे नॉर्म जो है पहले उसका पालन किया जाए, फिर ये मेडिकल कॉलेज फिर से शुरू हो, ये बनना हो। वहीं उमर अब्दुल्ला की तरफ से बयान दे रहे हैं कि 50 सीटें अभी थी, आगे ये 100 सीटें का होना था, 150 सीटों का, 200 सीटों का ये बढ़ना था और इसमें बहुत सारे बच्चे पढ़ने थे। लेकिन अब वो ही बात कर रहे हैं, लेकिन पहले जिस तरह के उनके बयान थे जहाँ पर उन्हें ये कह दिया कि हमारे बच्चे काबिल है, आपके बच्चे काबिल है, तो एक मुख्यमंत्री को शायद और वो उमर अब्दुल्ला ये भूल गए थे कि वो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री, जम्मू कश्मीर के नहीं था। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं ख्वाहिश के अब पछताने से कुछ नहीं होता, या फिर अब जिस तरीके के बयान सामने आ रहे हैं उस तरह के बयान देने से अब कोई फायदा नहीं, क्योंकि अब चिड़िया चुग गई खेत। मैं आपसे ये समझने की कोशिश करूंगा कि क्या इस मसले को CMLG या फिर यूनिवर्सिटी के पूरी इंतजामिया मिल करके सुलझाने की कोशिश करती तो क्या ये मसला सुलझ सकता था? बिल्कुल, हम देखते हैं कि ये मुद्दा अगर सुलझने की उस कवायद में इसको देखा जाता है, इसमें सियासत नहीं होती, तो यकीनन अगर वहां पर ये बात हुई थी
लेकिन उसमें अमेंडमेंट बड़ा जरूरी था। आज हमने देखा कि ये भी बात की गई कि जहां पर जो पहले अमेंडमेंट किया गया था, यहाँ पर जो एक पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था, उसको अमेंड करने की जरूरत थी और अमेंड करने के लिए एक हम कह सकते हैं एक रास्ता अपनाना था, लेकिन उसके लिए भी क्लियर रास्ता नहीं होता। अगर सीधे तरह से यूनिवर्सिटी कुछ अमेंडमेंट करने की कोशिश करती है, लेकिन उसमें बड़े सवाल उठने थे कि कश्मीर के बच्चों को सीटें मिल गई, इसलिए इसमें अमेंडमेंट करने जा रहे हैं। आप कह सकते हैं इसमें विवाद होना ही था। अगर अमेंडमेंट करके इसको सुधार करने की कोशिश की जाती तब भी होना था, और अब जब यहाँ पर इसको लेकर विवाद हुआ, संघर्ष हुआ, तब भी यहाँ पर हमें जो है वो प्रोटेस्ट देखने को नजर आए। तो ओवरऑल यहाँ पे रास्ता कहीं खुलता हुआ नजर नहीं आता। और वही बात रही, अगर चुप से ये सारा कुछ प्रोसेस चलता रहता तो यकीनन शायद किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ पर आस्था इन्वॉल्व हुई, यहाँ पर हिंदुत्व का जो आप कह सकते हैं कि एक नाम जो है उसका इस्तेमाल किया गया, यहाँ पर श्रद्धालुओं का जो है वो उनकी भावनाओं को जो है जोड़ा गया, तो ही कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि ये सारी चीजें हुई हैं। और रास्ता कठिन होता अगर इसको अगर हम देखते कि बिना किसी बड़े विवाद के सुलझाया जाता, लेकिन उसके लिए भी बहुत तलवारें खींच जानी थी, क्योंकि यहाँ पे आगे हम देख रहे हैं कि उमर अब्दुल्ला सरकार वैसे उपराज्यपाल प्रशासन यहाँ पर हर दिन हर चीज पे होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं इस यूनिवर्सिटी की बात करें तो इस यूनिवर्सिटी के चांसलर जो है उपराज्यपाल है, अगर उपराज्यपाल यहाँ पर सीधा माइनॉरिटी स्टेटस डायरेक्टली अगर यहाँ पर देने की बात करते हैं तो तब भी बहुत ज्यादा विवाद शुरू हो जाना था, एक नई सियासत शुरू हो जाती थी। और एक नया यह हो सकता है जब जम्मू में प्रदर्शन हो रहे हैं वैसे ही पैरेलल प्रदर्शन कश्मीर में होना शुरू हो जाते उन बच्चों की तरफ से जो कि जिनको यहाँ पर एडमिशन मिली थी, अगर उसका स्टेटस चेंज करने की कोशिश की जाती तो अब ये सारी चीजें हुई हैं। अब यहाँ पर ये बदलाव आगे होंगे नहीं होंगे तो पता नहीं है, लेकिन फिलहाल इसकी मान्यता पहले सेशन के लिए तो उसको रोक लगा दी गई है। अब आगे श्री माता वैष्णो देवी कोर्ट सारे नॉर्म्स फॉलो करता है तो यकीनन इसको फिर से यहाँ पर बैचेस लगाने की शुरुआत दिए जा सकते हैं। बिल्कुल, पता नहीं इस मर्तबा शायद नए रूल्स बने क्योंकि बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। उन बच्चों का जो यहाँ पे खास तौर पे एडमिशन के लिए आए थे, 50 बच्चे जिनको अब अलग अलग कॉलेजेस में भेजने की तैयारी चल रही होगी, क्या उनके बारे में कोई अपडेट सामने आ पाया? देखिए अगर इस पूरे प्रदर्शनों में, इस पूरे स्टोर पुल में वो बच्चे कहीं ना कहीं शायद अच्छा है कि वो सामने नहीं है। अगर किसी भी बच्चे की कोई इमेज या कोई स्टेटमेंट या कोई बात सामने आती तो कहीं ना कहीं वो भी सियासत का शिकार हो जाते। अभी तक किसी भी तरह से उन बच्चों की तरफ से कोई रद्द अमल सामने नहीं आया है, कोई स्टेटमेंट उनके पेरेंट्स की तरफ सामने नहीं आया है। सबने चुप करके पूरी देखी है क्योंकि उनको पता है कि उन्होंने नीट क्वालिफाई किया है, यहाँ नहीं तो कहीं और सही। और जिस तरह से बात भी लगातार चल रही थी, संघर्ष भी कह रही थी, हम नहीं चाहते यहाँ पर ये इन बच्चों का भविष्य खराब हो, या फिर जो स्टूडेंट्स युवा कर रहे थे के साथ, उन्होंने कहा हम नहीं चाहते कि बच्चों का भविष्य खराब हो, उनको दूसरे कॉलेज में शिफ्ट कर दिया जाए। तो कहीं ना कहीं उन बच्चों को ये जरूर पता था कि अगर यहाँ पर ये कॉलेज की मान्यता रद्द भी होती है, कुछ भी नतीजा होता है, उनको दूसरे कॉलेज में शिफ्ट कर दिया जाएगा, उनका फ्यूचर जो है स्पॉइल नहीं होगा क्योंकि वो नीट क्वालिफाई है। सबसे बड़ी बात के लिए एक प्लस पॉइंट था। और कहीं ना कहीं जिस तरह से स्टेटमेंट्स भी आ रही थी, हम लोगों की बातचीत भी सुन रहे थे, वो ये कह रहे थे कि इनको दूसरे कॉलेज में शिफ्ट कर दिया जाए, यहाँ पर बड़े सारे मेडिकल कॉलेजेस हैं, उनकी कोई कमी नहीं है। तो बच्चों को पता था कि कश्मीर के बच्चों को भी पता था और जम्मू के बच्चों को भी पता था कि अगर यहाँ पर ये विवाद ज्यादा पड़ता है तो हमें फाइनली यहाँ से शिफ्ट करा ही जाएगा, और वैसा ही हुआ। तो सेम आउटपुट निकल करके बड़ी बात यह है कि अब चाहे जो भी हो, जिस तरह की भी हालात बने, बच्चों का तो ठीक है, उनको अलग अलग कॉलेज में शिफ्ट कर दिया जाएगा, लेकिन एक बड़ा नुकसान है जो जम्मू कश्मीर स्टेट के हवाले से अगर देखा जाए या फिर एजुकेशन में डेवलपमेंट के हवाले से देखा जाए तो उसमें नुकसान तो हुआ है। अब देखना यह होगा कि क्या इस नुकसान की भरपाई हो पाती है या फिर सियासत की जहालत हावी रहती है। शुक्रिया तमाम बेहतरीन मालूमात के लिए। ख्वाहिश। बडगाम में पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट पीएचई की कैजुअल लेबर ने आज जल शक्ति दफ्तर बडगाम के बाहर पुरअमन मुजाहरा किया। मुजाहरीन में कैजुअल मजदूरों के हक में नारेबाजी करते हुए अपनी मांगों को उठाया और सरकार से इंसाफ की गुहार लगाई। मुजाहरे में शामिल मजदूरों ने कहा कि उन्हें आने वाले बजट सेशन से काफी उम्मीदें हैं। उनका कहना है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार ने भरोसा दिलाया कि साल 2026 मजदूरों के लिए बेहतर साबित होगा। उन्होंने उम्मीद जताई है कि इस बजट से उनकी पड़ी हुई, रुकी हुई मांगे, लटकी हुई मांगे, उसके ऊपर गौर किया जाएगा। कैजुअल लेबर ने जोर देकर के कहा कि सरकार को उनके हक में मिनिमम वेजेस एक्ट को नाफिज करना चाहिए और जल्द से जल्द रेगुलराइजेशन पॉलिसी जारी करनी चाहिए। मजदूरों को कह रहे हैं कि बेहद कम मजदूरी की वजह से उनकी माली हालत बुरी तरीके से मुतासिर हो रही है। तो आज हमने ये प्रोटेस्ट इसलिए रखा कि सरकार को याद दिलाने के लिए कि जो बजट सेशन आने वाली है तो फरवरी को, उसमें हमें भरपूर उम्मीद है कि इस बार हमारी बजट जो हमारे पीएचई मिनिस्टर जावेद रैना साहब ने मीडिया में बयान दिया है कि इस बार 2024 में इनके लिए खुशखबरी होगी, तो उस पर हमें भरपूर उम्मीद है इस बार बजट। आज हमने यहाँ कश्मीर पीएचई कैजुअल लेबर बैनर तले एक प्रोटेस्ट रखा है
ये जो बजट इस दूसरे महीने में आने वाले हैं, इस पर हमें बहुत उम्मीद है, क्योंकि उमर साहब ने पिछले साल हमारे लिए एक कमेटी गठन की है। हमने पहले भी कहा था कि ये 6 महीने का मसला नहीं है, ये पूरे 1 साल का मसला है। इसलिए हम पूरे उम्मीद से आज इस बजट पे उम्मीद है कि हमारे साथ आज बहुत इंसाफ होगा। हमारे कैजुअल लेबर, डेलीवेजर्स, ITI लैंड ओनर्स जो भी है, इनको आज पूरा खुशी का माहौल होगा, ये हमें उम्मीद है इस बजट पे। पिछले कई दहाइयों से देखा जा रहा है कि जो कैजुअल लेबरर्स या डेली वेजर्स है, ये लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं और कई सारी डिमांडें ये जो है इंतजामिया के सामने रख रहे हैं। खासतौर पर हम रेगुलराइजेशन पॉलिसी की बात करेंगे या मिनिमम वेज एक्ट की बात करेंगे। आज फिर एक बार जिला बड़गाम में जल शक्ति महकमे के ऑफिस के बाहर जो है कैजुअल लेबरर्स और डेली वेजर्स ने यहाँ पर एक प्रोटेस्ट दर्ज किया। हालांकि प्रोटेस्ट अभी भी चल रहा है और प्रोटेस्टर्स से हमने बात की, इन्होंने कहा कि इनकी जो देरीना मांगे हैं, खासतौर पर मिनिमम वेज एक्ट को लेकर इनका कहना है कि मिनिमम वेज एक्ट लागू होना चाहिए। जैसे कि लद्दाख की यूटी में मिनिमम वेज एक्ट लागू हुआ, वैसे ही जम्मू कश्मीर की यूटी में भी मिनिमम वेज एक्ट जो है लागू होना चाहिए। और साथ साथ में इन्होंने कहा कि आने वाले फेब में जो असेंबली सेशन है, उसमें जो बजट होगी, उसमें इंतजामिया को चाहिए, हुकूमत को चाहिए कि वो कैजुअल लेबरर्स, डेली वेजर्स का खास ख्याल रखे और इनके जो मुतालबात है वो उस बजट सेशन में इंक्लूड होने चाहिए। साथ साथ में इन्होंने कहा कि जो इनकी देरीना मांग यानी कि रेगुलराइजेशन पॉलिसी है, वो भी इनके हक में लागू होनी चाहिए, ताकि अभी तक जो इनको मुश्किलात दरपेश है उनका अजाला हो। साथ साथ में इन्होंने कहा कि अभी तक जितने भी कैजुअल लेबरर्स या डेली वेजर्स ड्यूटी के दौरान शहीद हुए हैं, हादसों के शिकार हुए हैं, उनके लिए भी खास ख्याल इंतजामिया को रखना चाहिए। मुझे क्या कुछ कहना है यहाँ पर प्रोटेस्टर्स का, इस रिपोर्ट में देखते हैं। जिला बड़गाम से मजीद जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए नूर लमी। इस पूरी कहानी को समझने के लिए आपको आज से 10-20 साल पीछे जाना पड़ेगा, जब सरकारी महकमे के जरिए यानी कि हुकूमत के जरिए सरकारी महकमे में काम करने वाले लोगों को, जिसे वो परमानेंट नहीं कर सकते थे, उन्होंने कैजुअल, कॉन्ट्रैक्चुअल या डेली वेजेस के तौर पे यानी कि डेली की मजदूरी के तौर पे उन्हें रखा था। और ये वादा भी किया गया था उसके बाद से लेकर के अब तक, ये 90-80 की दहाई की बात हो रही है और उसके बाद से लगातार अब तक कई बार की सरकार, हर साल, हर 5 साल की मिसालें दी जा सकती है यहाँ पर किस किस सरकार ने कैसे कैसे वादे किए थे। तो फिलहाल मोटी मोटी बातें ये समझिए कि इनसे वादे किए गए थे कि आपको एक पर्टिकुलर टाइम पे आपको पक्का किया जाएगा आपकी नौकरी को, और आपकी जो डेली वेजेस हैं यानी जो आपको मिलता है हर दिन आपकी मेहनत का, उसमें इजाफा किया जाएगा और एक रेगुलराइजेशन पॉलिसी जारी की जाएगी, जिसके जरिए आपके जो पैसे हैं, आपके जो मिनिमम वेजेस एक्ट है, वो नाफिज किया जाएगा। दरअसल मिनिमम वेजेस एक्ट को समझने के लिए क्राइटेरिया समझना पड़ेगा कि सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने हर मजदूर के लिए एक मिनिमम वेजेस को नाफिज कर रखा है, फिक्स कर रखा है, और वो कम से कम जो सैलरी दी जा सकती है, पैसे दिए जा सकते हैं, वो मिनिमम वेजेस आते हैं। यानी सरकार ये फिक्स कर लेती है कि हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्या देंगे वो तो नहीं, लेकिन हाँ कम से कम इससे नीचे नहीं आएंगे। अगर मान लीजिए कि एक मजदूर को 500 रुपये मिलता है, तो सरकार ने वो क्राइटेरिया फिक्स कर दिया है कि 500 से नीचे नहीं आएंगे, 500 से ऊपर जा सकते हैं, नीचे नहीं आएंगे। तो ये मिनिमम वेजेस एक्ट है, जबकि जम्मू कश्मीर में ऐसा नहीं है नाफिज। और उसके अलावा जो रेगुलराइजेशन पॉलिसी है, यानी कि जो इनकी जॉब चल रही है 10 साल, 20 साल, 25 साल से, ये मुद्दतों से मांग कर रहे हैं कि जब आपने हमसे वादा किया था और हम इतनी कम सैलरी पे इतनी मुद्दतों से ये काम कर रहे हैं और आपने कहा था कि आपको रेगुलराइज करेंगे, तो हमारे पास चंद लम्हा बाकी है, चंद महीने बाकी है या शायद चंद साल, उनमें हमको आप पक्का कर दीजिए, यानी हमारी नौकरी पक्की कर दीजिए। तो उससे यह होगा कि हमें जो मिनिमम वेजेस मिलते हैं या फिर बहुत कम पैसे मिलते हैं, उसमें थोड़े से इजाफे हो जाएंगे। इसको समझने के लिए दूसरे अंदाज से यह समझिए कि अगर डेली वेजर्स को छोड़ दीजिए, जो काम डेली वेजर्स कर रहे हैं, उसकी जगह पे जो सरकार के जो मुलाजमीन हैं, गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयज़ हैं, उसे अगर किसी सबसे कम डी क्लास को 50,000 रुपये मिलते हैं या 60,000 रुपये मिलते हैं या 70,000 रुपये मिलते हैं, तो इन डेली वेजर्स को 8,000, 7,000, 5,000
9,000, इससे ज़्यादा नहीं मिलते। और वो भी कोई ज़रूरी नहीं है कि मिल ही जाए। जो सीनियर अफसरान होते हैं या फिर महकमे के लोग होते हैं वो इनसे भर भर के काम भी लेते हैं और फिर इनको टाइम पे पैसे नहीं देते, ये कुछ कर भी नहीं सकते, ना ही किसी तरह का सिवाय एहतजाज के, अपनी आवाज़ बुलंद करने के कुछ कर नहीं सकते। उनमें से ज़्यादातर लोग तो आवाज़ भी नहीं बुलंद करते क्योंकि उन्हें पता है कि आवाज़ बुलंद करेंगे तो ऑलरेडी जो हमारे सर पे ये नाच रहे हैं जितने भी मुलाजमीन, ख़ासतौर पे पक्के मुलाजमीन और अफसरान, ये हमारी हालत और भी ज़्यादा ख़राब कर देंगे और फिर हमारे पैसे और रोक लेंगे और पैसे देंगे नहीं। तो दरअसल एक तरह का ये इस्तेहसाल है, एक तरह से निचोड़ना कह सकते हैं आप। पीएचई डिपार्टमेंट के अंदर ही ऐसा नहीं है कि सिर्फ डेली वेजर्स हैं, डेली वेजर्स हर जगह पे है और जहां जहां डेली वेजर्स हैं उनसे जो वादे किए गए थे वो अब तक पूरे नहीं हुए। कॉमन सी बात ये समझिए कि आप दिन भर मेहनत करते हैं और बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, चाहे वो साफ सफाई के हवाले से हो, पानी के हवाले से हो, बिजली के हवाले से हो, उसमें आप दिन भर लगे रहते हैं, अपने 24 घंटे खपा देते हैं। कोई एक पर्टिकुलर टाइम नहीं है आपका। सुबह आप निकले तो हो सकता है कि रात भर आप काम करें, दिन भर आप काम करें, लेकिन आपको जो पैसे मिलेंगे वो एक मिनिमम भी नहीं मिल पाएंगे जो सरकार ने फिक्स कर रखा है कि कम से कम इतना आपको अमाउंट मिलेगा। तो सोचिए तकलीफ कितनी। और जिसने अपनी जिंदगी खपा दी, इनमें से हजारों लोग ऐसे हैं जिनकी मौत हो चुकी है, जिनको कुछ नहीं मिलने वाला, लेकिन जो लोग बचे हुए हैं वो कह रहे हैं कि हमें तो कम से कम दे दीजिए, शायद 2-4 साल हम इस चीज का सुख भोग लें। तो ये वो प्रॉब्लम है, एक्चुअल प्रॉब्लम यही है, वरना इसके अलावा कुछ भी नहीं है। उमर सरकार ने इससे पहले भी बहुत सारे वादे किए हैं और इस मर्तबा भी मैनिफेस्टो के अंदर यही वादे किए गए, खासतौर पर डेली वेजर्स को पक्का करने के लिए। और यही वजह है कि 9 महीने पहले एक कमेटी तश्कील दी गई थी इस सरकार के बनने के चंद महीने के बाद कि ये डेली वेजर्स को पक्का करना है। इसके लिए एक कमेटी बनाई गई और उसके हवाले से वो तमाम तर चीजें की जाएंगी, लेकिन अभी तक उसका कुछ भी नहीं हुआ। आइंदा 2 फरवरी को क्या होता है सेशन में, ये देखना काफी खास होगा। लेकिन ग्राउंड पे क्या कुछ हुआ आज जानने के लिए उतरते हैं ग्राउंड पर। बडगाम से हमारे साथ है नूर, क्या कुछ हुआ आज? डेली वेजर्स खासतौर पे पीएचई डिपार्टमेंट के आज एहतजाज करते नजर आए। जी अमीर, जब बडगाम की हम बात करते हैं, आज ज़िला बडगाम में जो महकमा पीएचई है, पीएचई के कैजुअल लेबरर्स या डेली वेजर्स जो है ये सरापा एहतजाज रहे और इनका यही कहना है कि अगर यूटी लद्दाख में मिनिमम वेज एक्ट को लागू किया गया तो जम्मू कश्मीर की यूटी में जो डेली वेजर्स या कैजुअल लेबरर्स काम कर रहे हैं के हक में इस फैसले को क्यों नहीं किया जा रहा है। और साथ साथ में इन्होंने कहा कि जो ही नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार बनी, उन्होंने जो अपने मैनिफेस्टो में रखा था कि कैजुअल लेबरर्स या डेली वेजर्स के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस काम करेगी, उनकी जो रेगुलराइजेशन पॉलिसी है या मिनिमम वेज एक्ट का लागू होना, तो उस सिलसिले में अगर कहा गया था, लेकिन अभी तक वो चीज़ें क्यों नहीं हुई। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि आने वाले फेब में यानी कि 2 फेब से जो ही असेंबली सेशन स्टार्ट होगा उसमें जो बजट का मसला उठेगा, तो बजट में इन्होंने कहा कि उनको उम्मीदें हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की गवर्नमेंट जो है अब की बार डेली वेजर्स और कैजुअल लेबरर्स के लिए इस बजट में खास ख्याल रखेगी और उनकी जितने भी मांगे हैं शायद वो पूरी होंगी। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि अभी देखने वाली बात है, जब फरवरी में असेंबली सेशन होगा तो उसमें अगर उनकी बात नहीं की गई तो उसके बाद जो है वो कोई ना कोई फैसला लेंगे और कोई ना कोई जो है उनको इकदाम उठाने हैं या इंटेंसिफाइड स्ट्राइक्स को वो करेंगे। ओवरऑल जब हम इनकी बात करेंगे, पिछले 2 दहाइयों से हम देख रहे हैं कि मुसलसल जो है प्रोटेस्ट जो है कर रहे हैं और साथ में अगर बात की जाए जो कई दफ़ा ऐसी डिमॉन्स्ट्रेशंस भी हुई जहां पे लाठीचार्ज भी इन पर हुआ। लेकिन अब की बार इन्होंने कहा कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के इस वक्त पीएचई के वजीर है, उन्होंने जो आश्वासन दिया है या उन्होंने जो बातें की है डेली वेजर्स के हक में, और उन्होंने जो ये कहा है कि साल 2026 डेली वेजर्स के लिए खुशी का साल होगा, तो यही उम्मीदें उन्होंने कहा कि है अब उनको कि अब शायद आने वाले बजट सेशन में उनकी बात होगी। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि अगर बजट सेशन में हमारी बात नहीं हुई तो उसके आगे जितने भी कैजुअल लेबरर्स या कितने भी डिपार्टमेंट्स में हैं तो वो कहीं ना कहीं एहतजाज जो है उनको इंटेंसिफाई करेंगे और कोई नया इकदाम जो है वो उठाएंगे। ओवरऑल अगर हम देखेंगे आज यही जो प्रोटेस्ट है, ये प्रोटेस्ट उन्होंने कहा कि ये प्रोटेस्ट याद दहानी है नेशनल कॉन्फ्रेंस की गवर्नमेंट को कि आने वाला जो असेंबली सेशन है उस असेंबली सेशन में नेशनल कॉन्फ्रेंस डेली वेजर्स और कैजुअल लेबरर्स का खास ख्याल रखे। जी आमिर, बड़ी बात यह है कि इस मर्तबा हम 2 फरवरी का यकीनन वेट करेंगे और देखने की कोशिश करेंगे कि क्या सरकार इस मर्तबा अपने वादे पूरे करती है या नहीं, या फिर इस मर्तबा भी डेली वेजर्स को खाली हाथ लौटना पड़ेगा और यूं ही अपनी आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। शुक्रिया तमाम तर मालूमात के लिए और तमाम तर बेहतरीन अपडेट्स के लिए नूर।
तो फिलहाल डेली वेजर्स के मामले, डेली वेजर्स के मुद्दे यूं ही अभी अटके हुए हैं और जो डिटेल्ड हमने आपको बताई ये कहानी है, ये दर्द है, ये तकलीफ है खासतौर पे डेली वेजर्स का। लेकिन अब एक और बड़ी खबर और खुशखबरी भी। चिलई कलां के दौरान श्रीनगर के इस मौसम की सबसे ठंड रात गुज़श्ता रात रिकॉर्ड की गई। टेम्परेचर -5.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। ये सिर्फ पूरे जम्मू कश्मीर में नहीं, सिर्फ एक शहर श्रीनगर में जहां पे बहुत ज्यादा पहाड़ियां नहीं है, फ्लैट है और वादी है, समझिए वैली है, लेकिन उसके अलावा जो पहाड़ी इलाके हैं, ऊंचाई वाले इलाके हैं, दूर दराज के इलाके हैं, वहां की तो पूछिए ही मत। यहां पे जो माइनस टेम्परेचर चल रहा है सिर्फ श्रीनगर के अंदर, अगर 5 से ऊपर चल रहा है तो उन जिलों में कम से कम 10, 20, 15। इन मौसम ने महकमा मौसमियात की जानिब से एक इंतबाह दिया गया, अलर्ट जारी किया गया कि आने वाले दिनों में ठंड और भी बढ़ सकती है। मुकामी लोगों ने सर्दी से बचाव के लिए तरीके अपनाने शुरू कर दिए हैं और गर्म कपड़ों का इस्तेमाल और तेज कर दिया है। इंतजामिया ने लोगों को ठंड से बचाव, अलर्ट रहने की सलाह दी है और ये कहा है कि थोड़ा सा एहतियात बरतिए क्योंकि ये थोड़ा खतरनाक मौसम है। उधर कश्मीर में जारी चिलई कलां के दौरान कुलगाम जिले में कड़ाके की ठंड से आम जिंदगी बुरी तरीके से मुतासिर हो रही है। लगातार सब जीरो टेम्परेचर के सबब लोगों को रोजमर्रा के कामों में भारी दिक्कतों का सामना है। कुलगाम के रहने वाले जावेद अहमद ने कहा है कि चिलई कलां के दिनों में पूरी वादी में हालात मुश्किल हो जाते हैं और शदीद ठंड की वजह से जिंदगी तितर बितर हो जाती है, थम सी जाती है। दूसरे शख्स आशिक हुसैन बताते हैं कि चिलई कलां के फायदे और नुकसान दोनों हैं। उन्होंने कहा कि ये दौर बर्फबारी और आबी वसाइल के लिए जरूरी है, यानी कि पीने के पानी, सिंचाई के पानी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर बर्फबारी होगी तो यही बर्फ गर्मियों में पिघलेगा और लोगों को पानी मिलेगा। लेकिन बुजुर्गों और छोटे बच्चों के लिए ठंड में हेल्थ की परेशानी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो चिलई कलां है ये हमारे कश्मीर के लिए एक रहमत बन के आता है। रहमत इसलिए बन के आता है क्योंकि हमारे इस कश्मीर में चिलई कलां में बर्फ़बारी होती है और इस बर्फ़बारी से हमारे जो इलाके हैं ये बहुत खूबसूरत दिखते हैं और इस खूबसूरती को देखने के लिए बाहर से भी लोग आते हैं, मुख्तलिफ स्टेटों से लोग देखने आते हैं और कश्मीर एंजॉय करते हैं, यहाँ की खूबसूरती देखते हैं। अगर दूसरे एंगल से देखा जाए तो ये चिलई कलां में बहुत ज़्यादा ठंड होती है, बहुत सर्दी होती है और इस सर्दी से बचने के लिए हमें गर्म पानी की ज़रूरत होती है, गर्म कपड़ों की ज़रूरत होती है, जैसे कि टोपी लगानी पड़ती है, गर्म कपड़े पहनने पड़ते हैं। और इस चिलई कलां में हमें थोड़ी सी किल्लत भी होती है, जैसे कि बिजली मुहैया नहीं रहती है। लेकिन चिलई कलां की वजह से बर्फ़बारी होती है और हमें बाद में अप्रैल में यहाँ जो पानी मुहैया होता है वो इसी चिलई कलां की वजह से होती है, वो होता है, क्योंकि जब चिलई कलां में बर्फबारी होती है तभी हमारे कश्मीर को पानी मुहैया होता है। मेरा नाम शौकत अहमद नायक, मैं मालवन में रहता हूँ। चिलई कलां में बर्फ़ पड़ता है जो कि हमारे लिए बहुत अहम, बर्फ़ से हमारे खेती बाड़ी, हमारी बागात जो है ये बर्फ़ के अनासार पे ही है कि जब बर्फ़ यहाँ पड़ता है तो यही चिलई कलां का बर्फ़ हमारे जून जुलाई तक हमारी आबपाशी में बहुत काम आता है। और नुकसानात इसके ऐसे हैं कि इसमें सर्दी उठती है, बुज़ुर्ग लोग, बच्चे लोग, उनको थोड़ा मुश्किल होता है। अगर यहाँ पे फैसिलिटी होती तो मुश्किल नहीं होता है, लेकिन हमारे यहाँ फैसिलिटीज़ नहीं होती। फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आशिक हुसैन मीर नाम है मेरा, मैं हारीवेट में रहता हूँ। अगर हम चिलई कलां को देखें तो चिलई कलां अल्लाह ताला की तरफ से हमारे लिए एक नियामत है, क्योंकि जो बर्फ़बारी गिरती है, बर्फ़बारी जो जम जाती है, बाद में जब वो बाद में पिघल जाती है तो पानी की कोई प्रॉब्लम नहीं रहती है, कोई किल्लत नहीं रहती है। लेकिन इसके साथ साथ अगर मैं देखूं अपने ओपिनियन से तो ये हमारे लिए ज़हमत भी है, बिकॉज़ ऑफ जो आज के जो हम हालात देखें कि पावर की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा किल्लत रहती है और उसके साथ साथ अगर देखा जाए तो पानी की भी बहुत ज़्यादा किल्लत रहती है। तो फयाज साहब स्पेशली आप जो फार फ्लंग एरियाज़ हैं, हिली एरियाज़ है, आप वहाँ पे देखिए कि उन हमारे बहनों माओं को कितनी ज़्यादा तकलीफ़ होती है ये पानी लाने में या पावर में कितनी ज़्यादा तकलीफ़ होती है। तो एडमिनिस्ट्रेशन का ये हक बनता है। स्पेशली मुझे पता है कि अगर गवर्नमेंट क्या करे क्या ना करे, लेकिन जो हमारे DC साहब है वो इसके लिए स्पेशल स्टेप्स उठाएंगे ताकि लोगों को इस विंटर में ना पानी की कोई प्रॉब्लम रहे और ना ही उनको पावर की कोई प्रॉब्लम रहे। और अगर गवर्नमेंट भी चाहे तो वो कुछ भी कर सकती है। एंड आई रिक्वेस्ट नॉट ओनली यू, जो पूरी एडमिनिस्ट्रेशन है, पूरा जो हमारा गवर्नमेंट है, मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इन विंटर के इन 2-3 महीनों में प्रॉपर कंसंट्रेशन रखिए टुवर्ड्स दीज थिंग्स ताकि लोगों को ये सारी मुश्किलातें ना हो। वादिया कश्मीर के हवाले से अगर बात करें तो वादिया कश्मीर में आजकल जो है चिलई कलां चल रहा है और लोग जो हैं
सर्दियां शदीद महसूस कर रहे हैं। अगर चिलाई कलान के हवाले से बात करें तो इस चिलाई कलान में अच्छी खासी बर्फबारी भी रिकॉर्ड की जाती है, जो कि अभी तक नहीं हुई है। और साथ ही अगर बात की जाए तो मुकामी लोगों को इस चिलाई कलान में किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, और साथ ही लोगों के लिए ये चिलाई कलान क्या रहमत है या जहमत, आइए लोगों से ही बात करते। तो लोगों ने अपने जज्बात का इजहार भी किया और ये बताया कि इनके लिए दोनों तरह के इसमें मसाइल हैं, खूबसूरती भी है, लेकिन ग्राउंड पे बड़ी तादाद में सयाह जा रहे हैं, क्या वो खुश हैं? फयाज बताएंगे, ग्राउंड से हमारे साथ कुलगाम से जुड़े हुए हैं। फयाज, जो सयाह बड़ी तादाद में मुल्क भर से दुनिया भर से आ रहे हैं, क्या उन्हें भी इस तरह की परेशानियां हैं जिस तरह की बातें हो रही है? क्योंकि मुकामी लोगों को तो इस तरह की ठंड झेलने की आदत है, लेकिन बाकी लोग जो बाहर से आ रहे हैं उनके लिए मसाइल पैदा हो सकते हैं। देखिए आमिर, आपको बता दूं कि अगर चिलाई कलान के हवाले से बात करें तो चिलाई कलान को यहाँ पे कहा जाता है कि ये सर्दियों का बादशाह है। और जब बादशाह के हवाले से बात करते हैं तो यहाँ पे आप इस बात का बखूबी अंदाजा लगा सकते हैं कि सर्दियां यहाँ पे उरूज पे होती हैं इस दौरान। और जिस तरह यहाँ के बुजुर्गों के हवाले से अगर बात करें तो वो कहते हैं कि चिलाई कलान को 3 हिस्सों में जो है यहाँ पे बांटा गया है, पहले 40 दिन का, फिर 20 दिन का और फिर 10 दिन का। और सबसे मुश्किल जो है कहा जाता है कि ये 40 दिन का चिलाई कलान जो है वो होता है, जो कि 21 दिसंबर से लेके जो है 31 जनवरी तक जो है रहता है। और आपको बता दूं कि अगर सयाहों के हवाले से बात करें जो बाहर से यहाँ पे आते हैं घूमने के लिए, उनको क्योंकि वो बर्फ के शौकीन होते हैं तो वो बर्फ को देखने के लिए यहाँ पे आते हैं, तो लिहाजा वो जो है इस खुशी में वो उतनी ज्यादा सर्दी महसूस नहीं कर रहे हैं। लेकिन दूसरी जानब अगर हम देखें तो सुबह और शाम के वक्त उनको भी किसी हद तक जो है मुख्तलिफ तरह के मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जिस तरह यहाँ पे जो है बहुत ज्यादा ठंड होती है तो उनको भी वो जो है महसूस होती है। और साथ ही अगर बात की जाए, क्योंकि अगर हम वादी कश्मीर के हवाले से बात करें और खासकर जो सेहत अफजा मुकामात हैं वहां पर आज भी बिजली की वजह से जो है जो सयाह हैं, जो टूरिस्ट हैं, वो परेशान रहता है। कहीं ना कहीं जहां कश्मीरी लोग इस चिलाई कलान की वजह से काफी ज्यादा परेशानियों का सामना कर रहे हैं, तो वहीं पे अगर हम बात करें जो बाकी रियासतों से आने वाले हमारे यहाँ पे मेहमान, जिनको हम टूरिस्ट कहते हैं, यानी जो चंद दिनों के लिए, चंद महीनों के लिए यहाँ पे घूमने के लिए आते हैं, तो कहीं ना कहीं वो भी इस चिलाई कलान को महसूस करते हैं। और खास कर यहाँ पे जो सख्त तरीन सर्दी वो भी महसूस कर रहे हैं। हालांकि आपको मैं बता दूं कि आज जो है 8 दिसंबर है और तकरीबन आधा चिलाई कलान जो है ये गुजर चुका है। और आपको बता दूं कि आजकल के इस दौर में अच्छी खासी बर्फ यहाँ पे रिकॉर्ड की जा सकती है, लेकिन अभी भी जो है बर्फ का कहीं नामो निशान नहीं है। तो जो बाकी लोग हैं जो बाहर से आते हैं वो या तो बर्फ देखने के लिए आते हैं, यहाँ के जो खूबसूरत पहाड़ हैं वो देखने के लिए आते हैं। और आमिर, आपको बता दूं कि चिलाई कलान में यहाँ के पहाड़ों के हवाले से अगर बात करें, क्योंकि वो बर्फ से ढके होते हैं, तो उनका जो लुक है, उनकी जो खूबसूरती है, उसमें मजीद 4 चांद लग जाते हैं। तो लेकिन फिलहाल हम भी इंतजार कर रहे हैं कि बर्फ हो जाए और ताकि ये जो जन्नत बेनजीर है ये मजीद जो है खूबसूरत बने। जी आमिर, बिल्कुल। महकमे मौसमियात की जानिब से कोई अलर्ट जो खास तौर पे आने वाले दिनों के लिए पेशन गोई साबित हो, महकमे मौसमियात की बारिशों और बर्फबारी के हवाले से? देखिए आमिर, आज सुबह ही मेरी बात जो है महकमा मौसमियात के जो डायरेक्टर हैं डॉक्टर मुख्तार साहब, उनसे मेरी बात हुई थी और उन्होंने कहा कि 20 जनवरी तक जो है मौसम खुशगवार रहेगा और 20 के बाद ही मौसम जो है बदल सकता है। यानी उन्होंने कहा कि 20 के बाद ही हो सकता है कि बर्फबारी देखने को मिल सकती है। और साथ ही जो मैदानी इलाकों के हवाले से बात करें तो बारिशें हो सकती। तो उन्होंने फिलहाल कहा है कि अभी 20 तक जो है इस तरह की कोई खबर सामने नहीं आ रही है कि जिसमें तो आने वाले दिनों में बदलाव की गुंजाइश है। लेकिन फिलहाल सर्द तरीन रात, सर्द तरीन दिन और चिलाई कलां का ये पीक सीजन यकीनन दोनों तरह की लुत्फ भी और कहीं न कहीं इससे बहुत अलर्ट रहने के लिए इंतबाह भी जारी कर दिए गए हैं। लोगों के भी अपने एक्सपीरियंस है, तजुर्बात है और जम्मू कश्मीर घूमने वालों के लिए भी एक जन्नत नज़ीर अपना दामन फैलाए हुए इस्तकबाल करने के लिए तैयार है। शुक्रिया तमाम तर मालूमात के लिए और तमाम तर जानकारी के लिए।